विजय बुकवाला की पेशकश है किताब द आर्ट ऑफ रिस्क। सोचिए आप चाय की दुकान पर बैठे हैं और अचानक कोई दोस्त कहता है चलो नौकरी छोड़कर स्टार्टअप शुरू करते हैं। दिल धड़क जाता है और दिमाग में आता है अरे ये कितना बड़ा रिस्क है। लेकिन जरा रुककर सोचिए, क्या ये सच में रिस्क है या जिंदगी का सबसे बड़ा मौका? यही सिखाती है द आर्ट ऑफ रिस्क, यानी खतरों से भागना नहीं बल्कि उन्हें अपनाना। ये किताब आपके लिए क्यों जरूरी है? चाहे आप स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन, इसमें आपको ऐसी कहानियां मिलेंगी जिनमें लोग डर के बावजूद आगे बढ़े। जहां दूसरों ने पूछा अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, वहीं उन्होंने पूछा क्यों नहीं हुआ। लेखक कैनेडी ने शोध और मजेदार केस स्टडीज से समझाया है कि असफलता से डरना ही असली रिस्क है। जरा सोचिए, बचपन में जब साइकिल चलाना सीखा था तब कितनी बार गिरे थे, डर भी लगा था, चोट भी लगी थी, लेकिन आज वही गिरना आपको मजाकिया यादों में हंसा देता है। यही एहसास ये किताब दिलाती है कि जो रिस्क आज डरावना लगता है, कल वही आपकी ताकत बन सकता है। तो तैयार है उस डर पर हंसने के लिए जिसे आज आप गंभीरता से ले रहे हैं? चलिए इस किताब के साथ खतरों को नहीं, मौकों को गले लगाइए। अध्याय 1। सुनो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुकरात के उस मजेदार और गहरे विचार की जिसमें वो नैतिकता और अच्छाई का राज खोलते हैं। सुकरात कहते थे कि कोई भी इंसान न जानबूझकर बुरा नहीं करता। अगर किसी को सही और गलत का असली ज्ञान हो जाए तो वो गलत रास्ता चुन ही नहीं सकता। एक बार उनके शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरुजी अगर ऐसा है तो लोग चोरी क्यों करते हैं? सुकरात ने समझाया कि जैसे कोई बच्चा अंधेरे में डरकर कांटों पर पैर रख देता है, वैसे ही अज्ञानी लोग अंधेरे में भटक जाते हैं। उन्हें लगता है चोरी करने से फायदा होगा, लेकिन असल में ये तो जहर पीने जैसा है। सुकरात के लिए अच्छाई सिर्फ नियमों का पालन नहीं थी। उनका कहना था कि सच्चा सदाचार दिल से आना चाहिए, जैसे माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार या फिर कुम्हार का अपने काम के लिए ईमानदारी। अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो वो नैतिकता नहीं बल्कि नाटक है। आज के दौर में भी ये बात उतनी ही सच है। जैसे ऑफिस में बॉस के सामने मेहनत करना और उसके जाते ही काम ढीला छोड़ देना ये असली अच्छाई नहीं है। असली अच्छाई तो वही है जो आप तब भी करें जब कोई आपको देख नहीं रहा हो। सुकरात हमें याद दिलाते हैं कि नैतिकता कोई परीक्षा पास करने का सिलेबस नहीं है बल्कि जीने की कला है। जैसे मोमबत्ती खुद जलकर दूसरों को रोशनी देती है, वैसे ही सच्चा सदाचार दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। अब आते हैं सुकरात की एक और गहरी सीख पर। वो कहते थे कि अगर जिंदगी को बिना समझे बिना परखे बस दूसरों के कहे अनुसार जीते रहोगे तो ये जीवन जीने लायक नहीं है। जिंदगी को जांचो, परखो और फिर उसे जियो। एक बार उनके शिष्य ने उनसे पूछा कि लोग क्यों कहते हैं कि सफलता मतलब पैसा और शोहरत है। सुकरात उसे बाजार ले गए और एक कुम्हार को दिखाया जो सोने के बर्तन बना रहा था। फिर बोले, देखो ये आदमी कीमती चीजें बना रहा है, लेकिन क्या तुम जानते हो इसकी आत्मा क्या चाहती है? शिष्य चुप रहा। तब सुकरात ने कहा कि जब तक तुम खुद नहीं जानोगे कि तुम्हारी आत्मा क्या चाहती है, तब तक तुम्हारी मेहनत भी खोखली है। वो एक और उदाहरण देते हैं, अगर कोई कहे कि सबको घोड़े पालने चाहिए तो क्या तुम बिना सोचे मान लोगे? नहीं ना, तो फिर जीवन के बड़े फैसले क्यों बिना जांचे मान लेते हो? आज सोशल मीडिया के समय में ये सीख और भी जरूरी है। हर कोई हमें बता रहा है कि सुख क्या है, सफलता कैसी दिखती है, लेकिन सुकरात कहते हैं कि अपनी अंदर की आवाज सुनो। जैसे एक छात्र ने सबकी देखा देखी इंजीनियरिंग चुन ली, लेकिन उसका दिल कला में था। सालों बाद उसे एहसास हुआ कि वो अपना जीवन किसी और का सपना जी रहा था। सुकरात हमें एक सवाल देते हैं, क्या तुम सच में जी रहे हो या सिर्फ ढो रहे हो वो जीवन जिसे तुमने खुद नहीं चाहा? ऐसा जीवन तो पत्थरों का बोझ है। उनकी ये बात आज भी अंधेरे में मशाल की तरह है जो हमें रास्ता दिखाती है। अध्याय 2। जब जोखिम हमारी फितरत बन जाए। दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी हमारे अंदर छिपे उस साहस को बाहर लाती है जो अक्सर डर की परतों में दबा रहता है। ये कहानी है किताब द आर्ट ऑफ रिस्क के उस हिस्से की जहाँ जोखिम उठाना हमारी आदत बन जाता है। बात बहुत सीधी है। जब हम बार बार छोटे छोटे रिस्क लेते हैं तो ये हमारी दूसरी फितरत बन जाती है। जैसे बच्चा कई बार गिरकर चलना सीखता है, वैसे ही हम भी असफलताओं से उठकर जोखिमों का सामना करना सीख जाते हैं। हमें अक्सर लगता है कि बड़ा फैसला लेना ही रिस्क है, लेकिन असली खेल तो हमारी रोजमर्रा की छोटी पसंद और छोटे फैसलों में छिपा होता है। एक मजेदार किस्सा है। एक आदमी ऑफिस की मीटिंग में हमेशा पीछे बैठता और चुप रहता। एक दिन उसने ठान लिया कि आज वो आगे बैठकर सवाल पूछेगा। उसके हाथ पसीने से भीग रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। जब उसने सवाल पूछा तो बॉस ने उसके आइडिया की तारीफ की। वही छोटा सा रिस्क उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया।
लेखक एक एथलीट का अनुभव भी बताते हैं। किसी ने उससे पूछा कि तुम हार का डर कैसे भूल जाते हो। एथलीट ने कहा, मैं हार को दुश्मन नहीं मानता बल्कि टीचर मानता हूँ। हर गलती मुझे एक नया फॉर्मूला सिखाती है। अब सोचो यह अध्याय हमारे लिए क्यों जरूरी है। आज की दुनिया में सब कुछ सुरक्षित और कैलकुलेटेड लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आगे वही लोग बढ़ते हैं जो रिस्क लेना सीखते हैं। चाहे नई स्किल सीखनी हो, रिश्तों में सच्चाई दिखानी हो या करियर में कोई अनपेक्षित रास्ता चुनना हो, असली बढ़त हमेशा वहीं होती है। अध्याय 3, द आर्ट ऑफ रिस्क। हमारा दिमाग जोखिमों को कैसे पचाता है। सोचो, जब कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश करता है, वो गिरता है, उसके घुटने छिल जाते हैं, लेकिन रोने के बजाय मुस्कुराता है और दोबारा कोशिश करता है। यही तरीका हमारा दिमाग भी अपनाता है जब वो किसी नए जोखिम से टकराता है। हमारे दिमाग में एक खेल चलता है। जब भी कोई नया खतरा सामने आता है, से पहले डर पैदा होता है, फिर धीरे धीरे दिमाग उसे समझने लगता है और आखिर में उससे सीख लेता है। याद करो पहली बार जब तुमने स्विमिंग पूल में कूदने की हिम्मत की थी। पहले तो लगा था कि डूब जाओगे, लेकिन बाद में वही पानी तुम्हारा दोस्त बन गया। एक और आसान उदाहरण है इंटरव्यू का। पहला इंटरव्यू याद करो। हाथ कांप रहे, थेगला सूख रहा था, लेकिन अब तुम आराम से यहाँ तक कि मजाक करते हुए भी जवाब दे सकते हो। यही है दिमाग की जोखिम से सीखने की क्षमता। ये बात इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि जिंदगी का दूसरा नाम ही जोखिम है। चाहे नौकरी छोड़ने का फैसला हो या नया बिजनेस शुरू करना, शुरू में दिमाग हमेशा कहेगा ये नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे वही दिमाग मान लेगा कि गिरने से ही उठना आता है। जैसे बचपन में साइकिल चलाते हुए गिरकर ही सीखा था। तो अगली बार जब कोई नया जोखिम सामने आए, ये याद रखना, दिमाग शुरू में डरेगा जरूर, लेकिन फिर उसे अपना बना लेगा। बस उसे थोड़ा वक्त देना है। जैसे बच्चा आखिरकार साइकिल चलाना सीख ही लेता है, वैसे ही तुम भी सीख जाओगे। अध्याय 4, डर और इनाम का नाच। सुनो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे नाच की जिसमें डर और इनाम दोनों साथ थिरकते हैं। यह अध्याय बताता है कि जब हम कोई जोखिम उठाते हैं तो दिमाग एक तरफ डर की आवाज सुनता है और दूसरी तरफ इनाम की चमक देखता है। सोचो, जैसे कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा हो। उसके मन में दो आवाजें होती हैं। एक कहती है गिर जाएगा, चोट लगेगी। दूसरी कहती है अगर सीख गया तो पूरे मोहल्ले में मस्ती होगी। यही है डर और इनाम का नाच। एक व्यापारी की कहानी भी है। वो कंपनी बेचने का रिस्क सोच रहा था। डर कह रहा था अगर नया बिजनेस फेल हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन इनाम कह रहा था अगर सफल रहा तो तुम्हारे सपनों का स्टार्टअप खड़ा होगा। उसने रिस्क लिया और उसकी कहानी आज सबको प्रेरित करती है। हमारा दिमाग डर को बहुत तेजी से पकड़ता है, लगभग 90% ज्यादा। जैसे जंगल में कोई टहनी हिलती देखो तो शरीर तुरंत चौकन्ना हो जाता है, चाहे खतरा हो या न हो। यह आदत हमें बचाती है, लेकिन कभी कभी बड़े मौके से भी दूर कर देती है। एक आसान नियम है, जब डर और इनाम का संघर्ष हो तो खुद से पूछो सबसे बुरा क्या हो सकता है, क्या मैं उसे संभाल सकता हूँ? अगर हाँ तो आगे बढ़ो। जैसे कोई छात्र विदेश पढ़ने को लेकर डरता है, सबसे बुरा होगा कि वापस आना पड़े, लेकिन कोशिश से अनुभव तो मिलेगा ही। आज के समय में ये और भी जरूरी है, क्योंकि दुनिया हमें सुरक्षित रास्ता चुनने का दबाव तो देती है, लेकिन जो लोग सोच समझकर रिस्क लेते हैं वही आगे निकलते हैं। चाहे करियर हो, रिश्ते हो या नया हुनर सीखना हो। तो अगली बार जब डर और इनाम तुम्हारे मन में नाच रहे हो तो याद रखना, यही नाच जिंदगी को मजेदार बनाता है। बस दोनों के बीच संतुलन बनाना सीखो, क्योंकि जो बिल्कुल नहीं डरते वे मूर्खतापूर्ण रिस्क ले लेते हैं, और जो सिर्फ डर देखते हैं वे जिंदगी के बेहतरीन अवसर खो देते हैं। अध्याय 5, कल्पना करो एक कसी हुई रस्सी पर चलने वाला कलाकार। उसकी धड़कनें डर को जश्न में बदल देती हैं। यहाँ हम सीखते हैं कि जोखिम हमें क्यों जिंदा महसूस करवाता है। सोचो, वो कलाकार जो एक पतली सी रस्सी पर चलते हुए हवा में नाच रहा है। उसकी हर सांस में डर है, पर उसकी धड़कनें उस डर को जश्न में बदल देती हैं। यही तो है जोखिम का जादू। यह अध्याय हमें बताता है कि जोखिम हमें असल में जिंदा महसूस करवाता है। वो एहसास जब दिल धड़कता है और हाथों में पिशो सीना आता है, वही हमें बताता है कि हम सच में हैं। एक मजेदार उदाहरण लो। रिया को लिफ्ट में डर लगता था। एक दिन लिफ्ट खराब हो गई और वो फंस गई। पहले तो वो घबराई, पर फिर उसने खुद से बात की। धीरे धीरे उसने डर पर काबू पाया और अगले हफ्ते उसने अपने दोस्तों के साथ रॉक क्लाइंबिंग ट्राई की। आज वो कहती है उस लिफ्ट का डर ही उसे नए एडवेंचर्स की तरफ ले गया। किताब में एक दिलचस्प बात बताई गई है। जोखिम लेने वाले लोगों के दिमाग में डोपामाइन नाम का केमिकल बनता है जो उन्हें खुशी देता है।
यही वजह है कि बच्चे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ते हैं या कोई व्यक्ति नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करता है। डर और जोश का ये मिश्रण ही हमें आगे बढ़ाता है। असल में जोखिम हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ मशीन नहीं है। जैसे वो रस्सी पर चलने वाला कलाकार अगर 1 सेकंड के लिए भी ध्यान हटाए तो गिर सकता है, पर वो उसी पल में जीता है। हम भी अगर हर पल को पूरी मौजूदगी से जिए तो जिंदगी ज्यादा रंगीन लगने लगेगी। तो अगली बार जब डर लगे तो याद रखना, वही तुम्हें जिंदा महसूस करवा रहा है। चाहे वो नई नौकरी का फैसला हो या पहली बार बाइक चलाना, जोखिम तुम्हारी कहानी को दिलचस्प बनाता है। अब सोचो, तुम्हारी जिंदगी की रस्सी पर अगला कदम क्या होगा। अध्याय 6, दिमाग का जुआरी चेहरा। सोचिए आप एक कैसीनो में हैं। चारों तरफ चमकती लाइटें, पासे घूम रहे हैं, पत्ते फेंके जा रहे हैं और आपके दिमाग में एक आवाज गूंज रही है, एक बार और ट्राई कर लो यार, पिछली बार तो हार गए पर इस बार जीत ही जाएंगे। ये कोई सामान्य आवाज नहीं, ये आपके दिमाग के उस जुआरी का स्वर है जिसके बारे में ये अध्याय हमें बताता है। हमारा दिमाग 2 तरह से रिस्क लेता है। पहला तरीका है वो जो हमें सावधानी से कैलकुलेटेड फैसले लेने में मदद करता है, जैसे कोई शतरंज का खिलाड़ी जो हर चाल से पहले 10 कदम आगे सोचता है। पर दूसरा तरीका वो बिल्कुल उस शरारती बच्चे जैसा है जो स्कूल से भागकर फिल्म देखने चला जाता है। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे ये दूसरा तरीका हमारे फैसलों पर कब्जा कर लेता है। एक दिलचस्प उदाहरण देखिए। एक प्रयोग में लोगों को 2 विकल्प दिए गए। पहला, निश्चित 900 रुपए ले लो। दूसरा, 90% चांस कि 1000 रुपए मिलेंगे वरना कुछ नहीं। ज्यादातर लोगों ने सुरक्षित विकल्प चुना। फिर सवाल बदला। पहला विकल्प, निश्चित 900 रुपए का नुकसान। दूसरा, 90% चांस कि 1000 रुपए खो देंगे वरना कुछ नहीं। अब ज्यादातर लोगों ने रिस्क लिया। यही है हमारे दिमाग का जुआरी रूप। असल जिंदगी में ये कैसे काम करता है। सोचिए आप एक ऑफिस मीटिंग में हैं। आपका बॉस किसी नए प्रोजेक्ट पर टीम लीडर बनने का मौका दे रहा है। एक तरफ आपका सावधान दिमाग कहता है, नहीं यार, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस कम है, फेल हो जाओगे। पर दूसरी तरफ वो जुआरी आवाज फुसफुसाती है, ले लो यार मौका, क्या पता यही प्रोजेक्ट तुम्हें स्टार बना दे। जिंदगी के ऐसे कई पल आते हैं जब ये दोनों आवाजें हमारे अंदर लड़ती हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख ये है कि सफल लोग इन दोनों आवाजों के बीच संतुलन बनाते हैं। वो जानते हैं कि कब सावधान दिमाग की सुननी है और कब उस जुआरी को थोड़ा खेलने देना है। जैसे कोई अच्छा पोकर खिलाड़ी जो जानता है कि कब ब्लफ करना है और कब फोल्ड। तो अगली बार जब आप कोई बड़ा फैसला लें तो ध्यान दीजिएगा, आपके कानों में कौन सी आवाज गूंज रही है। कहीं वो शरारती जुआरी तो नहीं जो आपको बिना सोचे समझे रिस्क लेने के लिए उकसा रहा है, या फिर वो सावधान दिमाग जो हर चीज को ओवरथिंक कर रहा है। सही रिस्क हमेशा इन दोनों के बीच की वो गोल्डन लाइन होती है जिस पर चलकर हम जीते हैं। अध्याय 7, क्या तुमने कभी लॉटरी टिकट खरीदा है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा हमेशा क्या होगा अगर के खेल में मस्त रहता है। सोचो जब तुमने आखिरी बार लॉटरी टिकट खरीदा था, वो पल जब तुमने उसे पकड़ा और मन में एक ख्याल आया, अगर यही टिकट जैकपॉट ले आया तो। यही सवाल, क्या होगा अगर। हमारे दिमाग को बार बार जोखिम लेने के लिए उकसाता है, बताता है कि कैसे हमारा दिमाग छोटी छोटी संभावनाओं के पीछे भागता है, जैसे कोई बच्चा रंगीन गुब्बारे के पीछे। एक दिलचस्प उदाहरण देखो। रोहित हर हफ्ते लॉटरी टिकट खरीदता है। उसकी पत्नी कहती है ये पैसों की बर्बादी है, पर रोहित का जवाब होता है बस 10 रुपए में सपने देखने का मौका मिलता है। यही तो जोखिम का मजा है। हमारा दिमाग उस छोटी सी संभावना से चिपका रहता है जहां हम जीत सकते हैं, बजाय उन हजारों संभावनाओं के जहां हम हार सकते हैं। लेखक बताते हैं कि ये आदत हमारे पूर्वजों से मिली है। जंगल में जब शिकारी क्या होगा अगर यहाँ शेर आ गया सोचता था तो वो जिंदा बच जाता था। आज यही सोच हमें क्या होगा अगर ये शेर 10 गुना हो गया जैसे फैसलों की ओर धकेलती है। पर यहाँ एक मजेदार बात है, हम बड़े जोखिमों से डरते हैं, जैसे नौकरी छोड़ना या नया बिजनेस शुरू करना, लेकिन छोटे छोटे जोखिम जैसे लॉटरी टिकट या सट्टेबाजी में पैसा लगाना हमें आकर्षित करते हैं, क्योंकि दिमाग को लगता है कि छोटा नुकसान तो सहन कर लेंगे, पर बड़ी जीत का सपना देखने में मजा आता है। अगली बार जब तुम कोई जोखिम भरा फैसला लो तो याद रखना, तुम्हारा दिमाग एक चालाक दुभाषी की तरह है जो क्या होगा अगर के खेल में तुम्हें उलझाए रखता है। समझदारी ये है कि तय करो कि ये जोखिम तुम्हारे लिए सपने देखने का मजा है या फिर एक सोच की। ये अध्याय हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है, चाहे वो इंश्योरेंस लेना हो या फिर स्टॉक मार्केट में निवेश करना। हम हमेशा उसी क्या होगा अगर के घेरे में घूमते रहते हैं। पर अब तुम जानते हो कि ये सिर्फ तुम्हारा दिमाग नहीं बल्कि लाखों सालों का विकास है जो तुम्हें जोखिम लेने या न लेने के लिए प्रेरित करता है। अध्याय 8, गलतियां या गोल्ड माइंस।
सोचिए आप एक रेस्टोरेंट में खाना बना रहे हैं और गलती से नमक की जगह चीनी डाल देते हैं। पहले पल में लगता है कि सब खराब हो गया, लेकिन फिर आपको याद आता है कि इसी गलती से एक नई डिश सॉल्टी स्वीट पनीर बनाई जा सकती है। यही कहानी है इस अध्याय की। गलतियां दिखने में परेशानी लगती हैं, लेकिन असल में वो सोने की खान हो सकती हैं। किताब द आर्ट ऑफ रिस्क में ये अध्याय हमें बताता है कि हम गलतियों से कैसे सीख सकते हैं। जैसे टॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार गलतियां की थीं। वो कहते थे कि हर गलती मुझे एक नया तरीका सिखाती है जो काम नहीं करता। ये नजरिया ही उन्हें महान बनाया। एक और मजेदार उदाहरण है पोस्ट इट नोट्स का। एक वैज्ञानिक ने गोंद बनाने की कोशिश की जो बहुत कमजोर निकली। उसने इसे फेंकने की बजाय देखा कि ये कागजों को हल्का चिपकाकर हटाया जा सकता है। आज दुनिया भर के ऑफिस में यही फेलियर इस्तेमाल होता है। अब सवाल ये है कि हम गलतियों को गोल्ड माइन कैसे बनाएं। पहला तो ये कि गलती होने पर खुद को कोसे नहीं। दूसरा ये पूछें कि इससे मैंने क्या सीखा। जैसे कोई क्रिकेटर अगर बार बार कैच छोड़ता है तो वो प्रैक्टिस में अपनी पोजीशनिंग सुधार सकता है। ये अध्याय आज के समय में और भी जरूरी है, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सब कुछ परफेक्ट दिखना चाहिए। सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ सफलताएं दिखाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में तो गलतियां ही हमें आगे बढ़ाती हैं। तो अगली बार जब आपसे कोई गलती हो तो याद रखिए, हो सकता है आपकी ये गलती आपको एक नई राह दिखाए। जैसे किसी ने कहा था, गलतियां इंसान को इनोवेटिव बनाती हैं। सोचिए अगर हम गलतियों से डरते रहते तो शायद आज हमारे पास पेनिसिलिन जैसी जानलेवा बीमारियों की दवा भी न होती, क्योंकि वो भी तो एक एक्सीडेंट से ही खोजी गई थी। अध्याय 9, एक वैज्ञानिक की कहानी जिसने 99 बार गलती की पर 100वीं कोशिश में दुनिया बदल दी। ये अध्याय गड़बड़ियों को डेटा कहना सिखाता है। सुनो दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे वैज्ञानिक की जिसने 99 बार फेल होने के बाद भी हार नहीं मानी, और जब 100वीं बार कोशिश की तो उसने इतिहास बदल दिया। अब सोच रहे होंगे ये कौन था, पर असल सवाल ये है कि उन 99 बार की गलतियों को उसने कैसे देखा, क्योंकि हम सब तो गड़बड़ी होते ही हताश हो जाते हैं ना। लेकिन इस अध्याय में सीखेंगे कि हर गलती असल में एक कीमती डेटा है जो हमें सही रास्ता दिखाता है। एक बार की बात है, थॉमस एडिसन बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे। लोग पूछते, 99 बार फेल हो चुके हो, कब तक कोशिश करोगे? एडिसन मुस्कुराए और बोले, मैं 99 बार फेल नहीं हुआ, मुझे 99 तरीके मिल गए जिनसे बल्ब नहीं बनता। ये सोच ही जादुई थी। हर गलती उनके लिए एक नया सबक थी। जैसे अभी हम मोबाइल चार्ज करते हैं ना, कल्पना करो अगर एडिसन ने 50वीं कोशिश के बाद ही हार मान ली होती तो आज हम अंधेरे में ही बैठे होते। अब एक मॉडर्न उदाहरण लेते हैं, सारे स्टार्टअप वाले सुन लें। स्टीव जॉब्स ने जब पहला कंप्यूटर डिजाइन किया तो उसमें लाखों खामियां थीं, पर हर नाकामी के बाद वो टीम से कहते, ये बग फीचर नहीं है, ये हमारा टीचर है। आज आपके पॉकेट में जो फोन है वो उन्हीं 99 गलत मॉडल्स का नतीजा है। अब रोजमर्रा की जिंदगी में देखो, बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, पर हर गिरने पर वो सीखता है कि बैलेंस कैसे बनाए। अगर वो पहली ही गिरावट पर रोने लगे तो कभी चल नहीं पाएगा। यही तो जिंदगी है। तो दोस्तों, इस अध्याय की सीख ये है कि अगली बार कोई गलती हो तो खुद को डांटने की बजाय खुश हो जाओ, क्योंकि अभी आपको एक नया डेटा पॉइंट मिला है और यही डेटा आपको उस सफलता तक ले जाएगा जिसका सपना आप देखते हो। जैसे रात के बिना सुबह नहीं होती, वैसे ही गलतियों आके बिना सफलता नहीं मिलती। और हाँ, अगले हफ्ते जब कोई आपसे पूछे कि क्या हाल है, तब जवाब देना, 99 तरीके मिल गए जिनसे काम नहीं होता, अब 100वें रास्ते पर हूँ। क्योंकि जो लोग गड़बड़ियों को डेटा समझते हैं वही आखिरकार इतिहास लिखते हैं। इस अध्याय की प्रासंगिकता आज के दौर में और भी ज्यादा है, जहां सबको रातों रात सफलता चाहिए। ये बताता है कि असली जीत हार के पीछे छिपी होती है। तो अगली बार जब कोई प्रोजेक्ट फेल हो तो याद रखना, आपने सिर्फ एक और रास्ता खोज लिया जो गंतव्य तक नहीं जाता, और यही खोज आपको उस रास्ते तक ले जाएगी जहां से दुनिया बदलती है। अध्याय 10, जोखिम का गणित जो हिसाब नहीं आता। सोचिए आप एक कस्बे के चौराहे पर खड़े हैं। एक तरफ वो रास्ता है जहां आपका दिमाग कहता है कि चलो सुरक्षित रास्ते से जाएं। दूसरी तरफ वो रास्ता है जहां दिल कहता है यार कुछ नया ट्राई करो। यही वो पल होता है जहां जोखिम का गणित शुरू होता है। ये अध्याय हमें बताता है कि जोखिम लेना सिर्फ तुक्का नहीं, बल्कि एक कला है जिसमें हिसाब किताब से ज्यादा अनुभव और अंतर्ज्ञान काम आता है। क्या जोखिम सिर्फ गणित है? अगर आपको लगता है कि जोखिम लेना बस प्रोबेबिलिटी का खेल है, तो सुनिए ये किस्सा। एक बार 2 इन्वेस्टर्स थे। एक ने पूरा डेटा एनालाइज किया और शेयर मार्केट में पैसा लगाया। दूसरे ने अपने गट फीलिंग पर भरोसा करके एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी में निवेश किया। कुछ साल बाद पहला इन्वेस्टर औसत रिटर्न पा रहा था,
जबकि दूसरे का छोटा सा निवेश बड़ा हो चुका था। यहाँ गणित नहीं बल्कि साहस और विजन ने काम किया। जोखिम का असली मजा अध्याय में एक बहुत दिलचस्प उदाहरण है फुटबॉल पेनल्टी का। गोलकीपर अक्सर या तो दाएं या बाएं कूदते हैं क्योंकि स्टैटिस्टिक्स कहता है कि 80% शॉट्स कोने में जाते हैं। लेकिन कुछ बेहतरीन स्ट्राइकर्स बीच में शॉट मारकर गोल कर देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि गोलकीपर का दिमाग ऐसे शॉट्स के लिए तैयार नहीं होता। यानी कभी कभी जोखिम वहीं छुपा होता है जहां कोई जाने का रिस्क नहीं लेता। रोजमर्रा की जिंदगी में जोखिम। सोचिए, आप ऑफिस में प्रमोशन चाहते हैं। आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला ये कि सबके सामने अपने आइडियाज बोलें और लीडरशिप दिखाएं। दूसरा ये कि चुपचाप अपना काम करते रहें। पहला रास्ता रिस्की लगता है, मगर यही वो रास्ता है जो आपको आगे बढ़ाता है। जैसे किताब कहती है, जोखिम का डर दिमाग का फितूर है। असली जोखिम तो ये है कि आप कोशिश ही न करें। क्यों मायने रखता है ये अध्याय? आज की दुनिया में हर कदम पर हमें चुनाव करना होता है। नौकरी छोड़कर स्टार्टअप शुरू करना हो या फिर किसी रिश्ते में पहला कदम बढ़ाना हो। जोखिम लेने की कला हमें सिखाती है कि कभी कभी गणित से ज्यादा खुद पर भरोसा जरूरी होता है। तो अगली बार जब आप किसी मोड़ पर हों तो याद रखिए, कभी कभी हिसाब किताब से ज्यादा जरूरी होता है वो छलांग जो आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाए। अध्याय 11, प्यार में पड़ना या नौकरी छोड़ना। कुछ फैसले कैलकुलेटर पर नहीं होते। यहाँ समझाया गया है कि गट फीलिंग असल में दिमाग का सबसे तेज कैलकुलेशन है। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमसे ऐसे सवाल पूछती है जिनके जवाब में हिसाब किताब का कोई मतलब नहीं होता। जैसे प्यार में पड़ने से पहले कोई एक्सेल शीट नहीं बनाता कि सामने वाले के कितने गुण अवगुण हैं, या नौकरी छोड़ते वक्त कोई कैलकुलेटर नहीं दबाता कि अगले 6 महीने का खर्चा कैसे निकलेगा। ये अध्याय हमें बताता है कि ऐसे फैसलों के पीछे हमारी गट फीलिंग दरअसल दिमाग का सबसे तेज कैलकुलेशन है जो अनगिनत डेटा पॉइंट्स को चंद सेकंड में प्रोसेस कर लेता है। एक मजेदार उदाहरण देखिए। रिया ने अपने बॉयफ्रेंड को पहली डेट पर ही जज कर लिया था कि ये लड़का ठीक नहीं है। दोस्तों ने कहा, इतनी जल्दी कैसे फैसला कर लिया? बाद में पता चला वो शख्स वाकई झूठा निकला। दरअसल रिया का दिमाग उसके चेहरे के भाव, बॉडी लैंग्वेज और बातों के टोन से हजारों सूक्ष्म संकेत पकड़ चुका था जो उसकी चेतना तक नहीं पहुंचे थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब हम अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं तब हमारा दिमाग अपने पुराने अनुभवों, पैटर्न्स और खतरों के डेटाबेस को स्कैन कर रहा होता है। जैसे एक सीईओ ने बताया कि उन्होंने करोड़ों का प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि क्लाइंट की आंखों में एक झलक उन्हें सही नहीं लगी। बाद में वो कंपनी घोटाले में फंसी। पर ये गट फीलिंग हमेशा सही कैसे होती है? दरअसल ये तभी काम करती है जब हम उस फील्ड में अनुभवी हों। जैसे शतरंज का मास्टर चाल चलते ही पता लगा लेता है कि ये मूव गलत है, ठीक वैसे ही प्यार या करियर के फैसले में भी हमारा अवचेतन मन उन संकेतों को पढ़ लेता है जो हमारे पिछले अनुभवों से मेल खाते हैं। तो अगली बार जब दिल और दिमाग की लड़ाई हो तो याद रखिए, कभी कभी दिल की आवाज दरअसल दिमाग का अब तक का सबसे स्मार्ट कैलकुलेशन होती है, जिसे कागज पर उतारने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिंदगी के बड़े फैसले कभी कभी सिर्फ फील किए जाते हैं। अध्याय 12, दूसरों की राह पर चलने का जोखिम। सुनो दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसे अध्याय के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हम सभी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। यह अध्याय बताता है कि दूसरों के रास्ते पर चलना कितना खतरनाक हो सकता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि हम अक्सर दूसरों को देखकर उनकी नकल क्यों करते हैं? चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो या जीवन के फैसले, हम दूसरों की सफलता को देखकर उन्हीं के पीछे भागने लगते हैं। लेकिन यही वो जोखिम है जो हमें असली मौके से चुका सकता है। इस अध्याय में एक दिलचस्प कहानी है राहुल की। राहुल ने देखा कि उसके सभी दोस्त इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसने भी वही रास्ता चुन लिया। 5 साल बाद जब वो नौकरी ढूंढने लगा तो पता चला कि उसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। उसका दोस्त अरुण, जिसने अपने शौक को करियर बनाया था, आज एक सफल फोटोग्राफर है। राहुल ने कहा, मैंने सिर्फ इसलिए इंजीनियरिंग चुनी क्योंकि बाकी लोग यही कर रहे थे। यही गलती हम में से अक्सर करते हैं। लेखक कहते हैं कि दूसरों के रास्ते पर चलना आसान लगता है क्योंकि उसमें सोचने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये एक भ्रम है। जैसे कोई व्यक्ति जंगल में पहले से बनी पगडंडी पर चलता है तो उसे नए रास्ते मिलने की संभावना खत्म हो जाती है। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। हम दूसरों के बताए रास्तों पर चलकर अपनी खुद की क्षमता को कभी पहचान ही नहीं पाते। एक और मजेदार उदाहरण है। सोचो, अगर स्टीव जॉब्स ने दूसरों की तरह किसी ऑफिस की नौकरी कर ली होती तो क्या आज हमारे हाथ में आईफोन होता? उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें वाकई कुछ अलग करना है तो दूसरों की नकल बंद करो। यही संदेश इस अध्याय का सार है। आज के दौर में जहां सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी सफलता की झूठी तस्वीरें दिखाता है, ये अध्याय और भी जरूरी हो जाता है। लोग दिखावे के पीछे भागकर अपनी असली खुशी खो देते हैं।
इसलिए अगली बार जब कोई फैसला लेना हो तो खुद से पूछना कि क्या ये सच में मेरा सपना है या सिर्फ दूसरों को देखकर चुना गया रास्ता है। याद रखो, दूसरों की राह पर चलने में जोखिम ये नहीं कि तुम असफल हो जाओगे, बल्कि ये है कि तुम कभी पता ही नहीं लगा पाओगे कि तुम्हारी अपनी राह क्या थी। तो दोस्तों, अब तुम्हें तय करना है कि तुम्हें किसी और की नकल करनी है या खुद की मंजिल बनानी है। अध्याय 13। सोचो उस भीड़ के बारे में जो लाल बत्ती पर सड़क पार करती है। क्या हमेशा दूसरों का अनुसरण सुरक्षित है? सोचो वो दृश्य जब सिग्नल लाल होता है लेकिन 50 लोग बिना रुके सड़क पार करने लगते हैं। हम भी उनमें शामिल हो जाते हैं क्योंकि सब कर रहे हैं तो गलत कैसे हो सकता है। पर यही तो खतरनाक सोच है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि भीड़ की मानसिकता हमारे फैसलों को कैसे प्रभावित करती है। एक मजेदार उदाहरण देखो। रमेश ऑफिस जाने के लिए हर रोज उसी रास्ते से जाता था जहां एक पगडंडी थी। एक दिन उसने देखा कि 10 लोग उस पगडंडी पर चल रहे हैं। उसने सोचा यहाँ जरूर शॉर्टकट है और उनके पीछे हो लिया। पर अंत में पता चला कि वो रास्ता एक खाई में जाकर खत्म होता था। सब वहीं खड़े थे क्योंकि कोई भी आगे जाकर चेक नहीं कर रहा था। यही होता है जब हम बिना सोचे दूसरों का अनुसरण करते हैं, चाहे निवेश के फैसले हो या करियर की राह। अगर सब एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो सही हो। अध्याय में एक और दिलचस्प बात बताई गई है। जब कोई समूह में फैसला लेता है तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी की भावना कम हो जाती है। जैसे क्लासरूम में अगर एक बच्चा शोर करे तो टीचर उसे डांटेगी, लेकिन अगर पूरी क्लास शोर करे तो हर कोई सोचता है मेरी वजह से तो नहीं हो रहा। असल जिंदगी में ये कैसे काम करता है? सोचो उस टीम मीटिंग के बारे में जहां सब हाँ में हाँ मिला रहे हैं। कोई विरोध नहीं कर रहा क्योंकि बाकी सहमत हैं। परिणाम, एक खराब प्रोजेक्ट प्लान जो सबको पता था कि फेल होगा। तो अगली बार जब भीड़ आपको अपने साथ खींचे तो एक पल रुककर सोचो, क्या ये सच में सही है या सिर्फ इसलिए कि सब कर रहे हैं? यही सवाल पूछकर आप बड़ी गलतियों से बच सकते हैं, फिर चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या लाइफ के बड़े फैसले। यह अध्याय आज के समय में और भी प्रासंगिक है जहां सोशल मीडिया पर भीड़ की राय सच की तरह दिखाई देती है। लेकिन याद रखो, सच वो नहीं जो अधिकतर लोग कह रहे हैं, सच वो है जो तर्क और विवेक से खरा उतरता है। अध्याय 14। अनिश्चितता का आनंद। सुनो दोस्तों, ये अध्याय हमें सिखाता है कि जिंदगी का असली मजा तभी है जब हम अनिश्चितता को गले लगाते हैं। लेखक कहते हैं कि हम अक्सर नतीजों के डर से रिस्क लेना छोड़ देते हैं, पर याद करो वो पहली बार जब तुम साइकिल चलाना सीख रहे थे। गिरने का डर था पर सीखने का जुनून उससे बड़ा था और आखिरकार तुमने वो कला मास्टर कर ही ली। एक मजेदार उदाहरण देता हूँ। एक बार एक बिजनेसमैन ने अपनी स्टेबल नौकरी छोड़कर स्टार्टअप शुरू किया। उसकी पत्नी ने पूछा, अगर फेल हो गए तो? उसने हंसते हुए कहा, तो वापस ऑफिस जॉब कर लूंगा। पर कोशिश नहीं की तो कभी पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या कर सकता था। और हैरानी की बात ये कि आज वो अपने फील्ड का टॉप खिलाड़ी है। अध्याय हमें याद दिलाता है कि जब हम कंट्रोल छोड़कर लाइफ को फ्लो होने देते हैं तो सबसे बड़े अवसर हमारे सामने आते हैं। जैसे बारिश में भीगते वक्त अगर तुम छाते की जगह बूंदों का मजा लो तो वो पल यादगार बन जाता है। आज के दौर में जहां हर कोई पूर्वानुमान लगाकर चलना चाहता है, ये अध्याय हमें बताता है कि कभी कभी बिना मैप के सफर करना ही सबसे बड़ा एडवेंचर होता है। तो अगली बार जब लाइफ तुम्हें कोई अनपेक्षित मोड़ दे तो डरने की बजाय उसका स्वागत करो, क्योंकि जिंदगी का असली रंग तो अनिश्चितता की इसी पेंटिंग में छुपा है। और हाँ, अगर तुम्हें ये सारांश पसंद आया तो किताब पढ़ने की कोशिश जरूर करना। शायद तुम्हारी जिंदगी का वो रिस्की मोमेंट ही तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी तक ले जाए। अध्याय 15। एक शेफ की कहानी जो बिना रेसिपी के नए स्वाद गढ़ता है। कभी कभी रिस्क लेना ही क्रिएटिविटी की रेसिपी होता है। सुनो दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसे शेफ की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने कभी किसी रेसिपी बुक को पूरा पढ़ा ही नहीं। उसका नाम है मार्क और वो एक मशहूर रेस्तरां का मालिक है। पर उसकी खासियत ये है कि वो हर बार नए स्वादों के साथ एक्सपेरिमेंट करता है। वो कहता है, अगर तुम्हारी जुबान पर वही पुराने स्वाद रहेंगे तो क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी। एक बार उसने केले और मिर्च को मिलाकर एक चटनी बनाई। लोगों ने कहा ये तो पागलपन है, पर जब उन्होंने चखा तो मुंह में एक अजीब सी मिठास और तीखापन महसूस हुआ। आज वही चटनी उसके रेस्तरां की स्पेशल डिश है। मार्क कहता है, जब तक तुम रिस्क नहीं लोगे तब तक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम क्या बना सकते हो। इस अध्याय की सीख यही है कि क्रिएटिविटी की कोई फिक्स्ड रेसिपी नहीं होती। जिंदगी भी तो एक किचन की तरह है। अगर तुम हमेशा वही पुराने झूठे डर और सोच के साथ चलोगे तो नए फ्लेवर कभी नहीं मिलेंगे। मार्क की तरह थोड़ा रिस्क लो, हो सकता है तुम्हारी गलती ही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता बन जाए। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई नया आइडिया आए तो उसे हाँ कहने से मत डरो।
क्योंकि कभी कभी रिस्क लेना ही क्रिएटिविटी की असली रेसिपी होता है। अध्याय 16, भविष्य को छूने का साहस। सुनो दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी है उन डरों की जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं और उस साहस की जो हमें भविष्य को अपनी मुट्ठी में लेने की ताकत देता है। ये द आर्ट ऑफ रिस्क किताब का वो अध्याय है जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। इस अध्याय की शुरुआत होती है एक दिलचस्प सवाल से। कल्पना करो तुम एक ऊंची इमारत की छत पर खड़े हो और नीचे एक बड़ा सा कुशन रखा है। क्या तुम छलांग लगाओगे? अब सोचो, अगर वही कुशन ना हो तो डर लगेगा ना। पर यही तो जिंदगी है। भविष्य हमेशा अनजाना कुशन है। जो लोग उस पर भरोसा करके छलांग लगाते हैं वही असल में जीतते हैं। लेखक बताते हैं कि जोखिम उठाना कोई जुआ नहीं बल्कि एक कला है। वो एक बच्चे का उदाहरण देते हैं जो पहली बार साइकिल चलाता है, गिरता है, रोता है, फिर उठता है और दोबारा कोशिश करता है। हम बड़े होकर ये भूल जाते हैं कि गिरने से ही सीखते हैं। टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेद टाटा का किस्सा याद आता है। जब उन्होंने भारत में स्टील इंडस्ट्री शुरू करने का सपना देखा तो लोगों ने कहा यह असंभव है, पर उन्होंने जोखिम उठाया और आज हम टाटा स्टील को जानते हैं। अध्याय में एक और दिलचस्प बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि सफल लोग भाग्यशाली होते हैं, पर असल में वो बस उन अवसरों को पकड़ लेते हैं जिन्हें हम डर की वजह से छोड़ देते हैं। एक वाकया सुनो। 2 दोस्तों ने साथ स्टार्टअप शुरू किया। एक ने 3 महीने बाद ही डरकर हाथ खींच लिया, दूसरा आगे बढ़ा और आज उसकी कंपनी करोड़ों कमा रही है। फर्क सिर्फ इतना था कि एक ने भविष्य को डर से देखा, दूसरे ने संभावना से। तो दोस्तों, ये अध्याय हमें यही सिखाता है कि जिंदगी में रिस्क लेना ही सबसे बड़ा सेफ्टी नेट है। चाहे करियर हो, रिश्ते हो या कोई नया सपना। जो भविष्य को छूने का साहस रखते हैं वही असल में उसे बना पाते हैं। अगर तुम्हें आज ये कहानी अच्छी लगी हो तो सोचो कल तुम कौन सा रिस्क लेने वाले हो, क्योंकि याद रखो दुनिया उन्हीं की है जो अपने डरों से बड़े हो जाते हैं। अध्याय 17, उस पल की कल्पना करो जब राइट ब्रदर्स ने पहली उड़ान भरी। क्या वो पागलपन था या प्रगति? ये अध्याय हमें बताता है कि बड़े सपने देखना भी एक तरह का रिस्क है। सुनो दोस्तों, कल्पना करो वो पल जब 2 भाइयों ने एक लकड़ी और कपड़े के जहाज से आसमान छूने का सपना देखा होगा। आस पास के लोगों ने क्या कहा होगा? ये पागल है, इंसान कभी उड़ नहीं सकता। पर राइट ब्रदर्स ने वो कर दिखाया जिसे दुनिया पागलपन समझती थी। इस अध्याय में हम सीखते हैं कि बड़े सपने देखना भी एक रिस्क है। जैसे कोई किसान नए बीज बोने से डरता है कि कहीं फसल न चौपट हो जाए, या कोई छात्र नया कोर्स छोड़कर अपने पैशन को फॉलो करने से हिचकिचाता है। लेकिन याद रखो, हर नई शुरुआत पहले अजूबा लगती है। एक मजेदार उदाहरण देता हूँ। 1969 में जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रख रहे थे, उस समय नासा के एक वैज्ञानिक ने अपनी पत्नी से कहा, देखो ये मेरा सपना सच हो रहा है। पत्नी ने जवाब दिया, पर तुम्हारे पिताजी तो कहते थे ये लड़का पढ़ाई छोड़कर रॉकेट के पीछे भागेगा तो जिंदगी बर्बाद कर लेगा। यही तो जादू है दोस्तों। जो आज प्रगति लगता है वो कल पागलपन था। बस जरूरत है अपने भीतर के उस राइट ब्रदर को जगाने की जो डर के आगे जीत देखता हो। अध्याय हमें याद दिलाता है, जब भी कोई नया कदम उठाओ, लोग कहेंगे ये नहीं होगा, पर तुम्हें यकीन रखना होगा कि होगा, क्योंकि इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो रिस्क लेकर नए रास्ते बनाते हैं। तो अगली बार जब कोई बड़ा सपना दिल में आए, उसे पागलपन न समझना। याद करना उस पहली उड़ान को जिसने दुनिया बदल दी, क्योंकि कभी कभी पागलपन ही प्रगति का पहला नाम होता है। इस अध्याय की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये हमारे रोजमर्रा के फैसलों से जुड़ता है। चाहे नौकरी छोड़कर स्टार्टअप शुरू करना हो या फिर पारिवारिक दबाव के बावजूद अपने सपनों को पूरा करना, हर कदम पर ये सबक हमारे काम आता है। अंत में बस इतना कहूंगा, जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, वो जो सपने देखकर हंसते हैं और वो जो सपने देखकर उन्हें पूरा करते हैं। तुम कौन बनना चाहोगे? अध्याय 18। और हाँ दोस्तों, तो बस एक झलक थी। किताब की हर पंक्ति में ऐसे किस्से छिपे हैं जो हमें सिखाते हैं जोखिम डरावना नहीं बल्कि जिंदगी को रंगीन बनाने वाला पेन ब्रश है। और हाँ दोस्तों, ये तो बस एक झलक थी। दोस्तों, क्या आपने कभी उस पल को महसूस किया है जब आपके सामने एक बड़ा फैसला हो और दिल कहे जाओ आगे बढ़ो, पर दिमाग चिल्लाए रिस्की है भाई? यह अध्याय हमें बताता है कि जोखिम डर का नहीं बल्कि क्रिएटिविटी का नाम है। जैसे एक आर्टिस्ट बिना डरे कैनवस पर रंग फेंकता है, वैसे ही जिंदगी को रंगीन बनाने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। कहानी सुनिए। एक एंटरप्रेन्योर ने अपनी स्टेबल जॉब छोड़ी। उनके दोस्त बोले ये पागलपन है, पर उन्होंने कहा अगर मैं फेल भी हुआ तो सीख जाऊंगा। आज वही शख्स अपनी कंपनी में हजारों को रोजगार देता है। यहाँ किताब एक बेहतरीन लाइन कहती है, रिस्क नहीं लोगे तो जीत कैसे पाओगे?
फिर एक टीचर की कहानी है जिसने पुराने तरीकों को छोड़कर बच्चों को म्यूजिक और आर्ट से पढ़ाना शुरू किया। पहले लोग हंसे पर आज उसका स्कूल मिसाल बन चुका है। किताब यही सिखाती है कि रिस्क वो पेंट ब्रश है जो जिंदगी के कैनवस को अनकही खूबसूरती देता है। अब सवाल ये कि यह अध्याय आज हमारे लिए क्यों मायने रखता है? क्योंकि आज की दुनिया में सिक्योरिटी का भ्रम हमें जकड़ लेता है। हम भूल जाते हैं कि बिना तूफान के समंदर की सैर भी अधूरी है। चाहे करियर हो, रिश्ते हो या नई शुरुआत, हर कदम पर थोड़ा रिस्क लेना ही हमें आगे ले जाता है। तो दोस्तों याद रखिए, जब भी डर लगे तो किताब की ये लाइन दोहरा लेना, जोखिम नहीं डरावना बल्कि जिंदगी का सबसे कलरफुल टूल है। अगला चैप्टर हमें सिखाएगा कि इस टूल को हैंडल कैसे करना है। तब तक के लिए यही कहूंगा, थोड़ा रिस्क लीजिए, जिंदगी को जिंदादिली से जीने का मौका दीजिए। और इसी के साथ दोस्तों आज की ये जादू भरी किताब की दुनिया से हमें विदा लेनी होगी। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और रोमांचक कहानी जिसमें होगी रहस्यों की लड़ी और ज्ञान के मोती। क्या आप तैयार हैं उस सफर के लिए? तो याद रखिए, हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर क्लिक आपके लिए एक नया जादू खोल देता है। सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। हर बुक को आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है। आपका लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमें और बुक लाने के लिए मोटिवेट करेगा। और अगली बुक कौन से चाहिए, कमेंट बताइए।